गाइस, इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने पूछे हैं टेलीग्राम पे। और उसमें पहला स्टॉक है SRF लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है JWL जिसमें DII अपने स्टेक को कम करते जा रहे हैं, और तीसरा स्टॉक है रेडिएंट कैश। ठीक है, इसके बारे में 2-3 बार मुझे क्वेश्चंस आए हैं SD की तरफ से और आशीष की तरफ से भी, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यही 3 स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं SRF से। यहाँ पे श्रीनिवास पूछ रहे हैं कि इन्होंने पोजीशन ली है SRF में 2200 रुपये के आसपास में, ठीक है, कुछ महीने पहले, और अभी ये एवरेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेवल्स पूछ रहे हैं कि कहाँ पे किया जा सकता है। तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो इसमें मतलब मेरे दिमाग में ये पॉइंट्स रहते हैं कोई भी लेवल डिसाइड करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइम का, मतलब ऑल टाइम का चार्ट देख रहे हैं, और इसमें हमको पता चल रहा है कि इसको कभी भी किसी ने लिया होगा तो वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। इनफैक्ट जिनको नहीं पता, SRF वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आई मीन मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाली भी कंपनी है। ठीक है, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है वो बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने बना के दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के दिया है, तो अब शायद वो पावर थोड़ी सी कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, अब देखिए पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स ये है कि अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, सेम लेवल पे सपोर्ट लेता जा रहा है, राइट। तो हो सकता है ये दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इसका PE रेशियो चेक करेंगे तो PE रेशियो के हिसाब से ये अभी मीडियन के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे EPS के पहाड़ भी नीचे गिर रहे हैं, PE जो है वो भी ऊपर चल रहा है। तो अगर ये इस तरह से अगर हमको मीडियन के नीचे मिले और ये EPS के पहाड़ ऊपर जाते हुए मिले, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम होता है, जैसा कि ये टाइम था। ओके, तो PE रेशियो के हिसाब से भी अगर सुने तो ये हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा रुकने के लिए बोल रहा है। ओके, अगला पॉइंट ये है कि अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो जून का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया था। चाइना का रीज़न ले लो या जो भी रीज़न ले लो, लेकिन अगर आप इसकी न्यूज़ वगैरह चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। अगस्त 1 की एक न्यूज़ थी जो ये गुजरात में इन्होंने अपना एक प्लांट और लगाया है अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। तो काम वगैरह कंपनी कर रही है, काम बढ़ाने का भी जो प्लान वगैरह है वो इनके पास सब कुछ चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सही लेवल्स पे। ठीक है, अभी इसका प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से ख़राब है, पिछले साल के सेम जून के क्वार्टर से भी ख़राब है, ख़राब इनफैक्ट आधा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि PE रेशियो भी हमको रुकने बोल रहा है, जो इसका रिज़ल्ट है वो भी ख़राब आ रहा है। तो हम लोग को शायद इसमें और थोड़े नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए। अभी हमने ये क्यों देखा, ताकि हम लोग लेवल्स जो है 2-3 लेवल हम लोग डिसाइड करेंगे, उसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लेवल चूज कर सकते हो कि ये कहाँ तक गिरेगा तो ही मैं लूँगा। ओके, चलिए लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसके इन्वेस्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं दिखाए हैं, तो अच्छी बात है, वो कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर। FII बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। DIA ने कुछ स्टेक अपना सेल किया है, तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड खरीदते किस लिए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, है ना। FII भी उसी लिए खरीदते बेचते रहते हैं, तो ये सब चलता रहता है 1-2% ऊपर नीचे। लेकिन ये अच्छी बात है कि पब्लिक को जो है वो स्टेक नहीं चिपकाया गया है। ओके, जो भी इन्होंने बेचा है वो आया है FII के पास, तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा मुझे, एक तरह से ये पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो ये इकलौती चीज़ है जो मुझे पॉजिटिव देखने को मिली है। बाकी अगर आप कैश फ्लो चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये भी इसका बढ़ा है, तो ये अच्छा है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका बढ़ा है। ओवरऑल देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अभी हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था, और ये जो सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है ये हमने बनाया था। आई होप कि आपने ये अपने ब्रोकर के ऐप पे ड्रॉ करके रखा होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये जानते हैं कि आपने कहाँ पे सपोर्ट किया है, मतलब कहाँ पे इसे बाई किया है, 2200 पे, राइट। तो 2200 पे ही मैंने आपको बोला था, शायद आपने वो देख के किया हो, या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपने इस लेवल पे बाय किया है, तो आपने अच्छे सपोर्ट पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो अब इतनी जल्दी बाय करने के बारे में मत सोचना। अब अगर इसके नीचे अगर ये गिरता है, मान लो इनकेस अगर ये इससे नीचे जाता है, ओके, तो इस लेवल पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे पहला कंसिडर कर सकते हो आप 2055 पे, और अगर इससे भी नीचे ये जाता है तो मेरे हिसाब से 1850 का लेवल
ठीक रहेगा। तो चूंकि आपने इसे 2200 में लिया हुआ है तो 2200 से 2050 कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए अगर ये यहाँ तक आता है तो। आता है नहीं आता है वो तो मार्केट बताएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ तक आता है तो एक छोटी मोटी एवरेजिंग की जा सकती है। इसी लेवल पे एक मूविंग एवरेज भी आ रहा है, आई थिंक 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 1850 के आसपास ही बन रहा है यहाँ कहीं पे। तो वो भी आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये अच्छा लेवल है। ओके, इनकेस अगर गिर जाता है, जैसे कि हमने देखा भी पी रेशियो में और प्रॉफिट वगैरह में भी वो इंडिकेशन कैसे दे रहे हैं, नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर ये इनकेस इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता हुआ मिलता है नीचे की तरफ तो आप 1850 को कंसिडर करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। बिदू ने पूछा है JWL पे व्यूज़ शेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे DII अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड कर रहे हैं लास्ट 1 साल से। चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी आज के दिन ये पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। पूरा नाम इसका जुपिटर वैगन्स लिमिटेड है। जिन लोगों को नहीं पता, ये कॉमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड किस में इन्वॉल्व है। अब ये बॉडी बिल्डर मत समझ लेना, ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाती है ना। ये जो है ढांचे वगैरह बनाती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो शिपिंग कंटेनर्स, शिप लोडर्स, गार्बेज बिन कलेक्टर वगैरह, तो इस तरह के मेटल के आइटम वगैरह जो है ये बनाती है। ठीक है, जिसमें मेटल की बॉडी होती है उसको ये बिल्ड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेचते हैं। मार्केट कैप देखेंगे, बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो अच्छी खासी है। ठीक है, हमको जो क्वेश्चन आया था वो आया था DII के लिए, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इसकी वेबसाइट जो है, यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये रिफ्यूज़ टू कनेक्ट आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है पता नहीं। ठीक है, चलो इन्वेस्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे DII ने अपना स्टेक जो है, आप बोल रहे हो कम किया है, यहाँ तो बढ़ाते हुए दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से ओके, तो पहले से अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक कम किया है। ये गया किसके पास, ये गया प्रमोटर के पास। तो अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव क्या हुआ, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अगर प्रमोटर ने स्टेक लिया है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ से अगर देखेंगे तो 2% के आसपास गया है पब्लिक के पास। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से डरने वाली ऐसी कुछ बात दिख नहीं रही है मुझे। ओके, इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे DII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, इनफैक्ट FII ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। ओके, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसके हिसाब से तो मत बेचो आप। और दूसरी चीज़ हम लोग चेक करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी एवरेज दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं, ख़राब नहीं है। और ROC ROE भी एवरेज से अच्छा है, डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है देखने में, ख़राब यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा। आगे एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट थोड़ा सा इसका अजीब है, पहले भी ये ऊपर जाके फिर बहुत बहुत सालों तक कंसोलिडेशन में रहा था, फिर कोविड के बाद से ये भागा है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से भागा है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मैं कतई नहीं सोचूंगा, मैं पर्सनली तो नहीं सोचूंगा इस तरह से बिल्कुल रॉकेट बनी हुई कंपनी में। ओके, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब गिरता है ना तो इस तरह से गिरेगा और फिर आप इसको कितना होल्ड करोगे, बुढ़े हो जाओगे होल्ड करके। ठीक है, तो ऐसा मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इस तरह की भागी हुई कंपनी में नहीं जाता। भागती हुई में जा सकता हूँ, भागी हुई में नहीं जाता मैं। ठीक है, अब PE रेशियो भी चेक करेंगे तो ये भी आपको सेम चीज़ बोल रहा है कि बेटा अभी इसमें मत जाओ। मीडियन यहाँ है, EPS के पहाड़ भी अजीब से हैं, बढ़ नहीं रहे, और PE जो है ऑल टाइम हाई पे लग रहा है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अभी मेरे हिसाब से सजेशन नहीं होना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो बहुत अच्छा है पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो 3 गुना 4 गुना दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब भागने का अभी भी इसमें दम है बचा हुआ। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, CAGR वगैरह देखेंगे तो अनएक्सेप्शनल ही बहुत अच्छा दिख रहा है। और बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो डबल हो गए हैं रिजर्व्स। बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेकिन ओके है। और फिक्स्ड एसेट चेक करेंगे तो ये भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे कैश फ्लो भी देखेंगे तो अच्छी बात है। इन्वेस्टर हमने चेक ही कर लिया, बहुत अच्छा है। तो इसमें कुछ भी ख़राब देखने को मुझे नहीं मिल रहा। ओके, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जिन लोगों का है वो करके रख सकते हैं। अब जस्ट आपके कंफर्ट के लिए बता दूं कि ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, इसका सिंपल सा जो टेक्निकल रीज़न मैं हमेशा बताता हूं। देखो यहाँ पे भी ये ग्रीन लाइन क्या हुई थी, ग्रीन कैंडल बाहर चली गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, बाहर चला गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, बाहर चला गया था। तो नेक्स्ट इसलिए यहाँ पे रेड बना है, यहाँ रेड बना है, यहाँ रेड बना है, और यहाँ रेड बना है। ठीक है, तो ये आगे फिर से ग्रीन होने के चांसेस मुझे तो दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब फंडामेंटली फाइनेंशियली मुझे कुछ भी इसमें ख़राब अभी भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ये हो सकता है अगले महीने का कैंडल आपको फिर वापस ग्रीन देखने को मिल जाए।
ठीक है। तो बॉलिंजर से इतना ज़्यादा बाहर जाएगा तो वापस तो आना ही होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली सिर्फ इतना ही रीज़न है, बाकी वो DII FII की बात आप छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से वो उतना इंपॉर्टेंट जानना अभी नहीं है, वो ठीक ही लग रहा है मुझे। अब तीसरी कंपनी है रेडियंट कैश। इसमें आशीष ने बोला था कि ये ऑलरेडी इसे 93 के लेवल पे होल्ड कर रहे हैं, इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या। और SD ने पूछा था कि रेडियंट कैश फंडामेंटली गुड है लेकिन उसका बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा और इसको होल्ड कर रहे हैं। तो इन दोनों के पास ही इसका स्टॉक है, तो इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं, देखते हैं हमको इसका बिजनेस समझ में आता है या नहीं। अब देखिए, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है इसका चार्ट, ठीक है। तो जब से ये कंपनी आई है तब से फॉल बढ़ा, फिर गिरा बहुत टाइम तक, फिर अचानक से बढ़ा, फिर अभी वापस बॉटम पे है। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है अभी के टाइम पे? देखिए, इंटरेस्टिंग पहला रीज़न जो है वो है कि ये अभी अपने बॉटम पे है, ठीक है। यहीं पे ये कितने बार आया है? 3 बार 4 बार, अभी चौथी बार इसी पे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये भागता है तो या तो आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना के रख सकते हो, या तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? उसके लिए चेक करना पड़ेगा इसका प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले आप इसका नेट सेल्स देखिए कि नेट सेल्स कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स बहुत अच्छा है, राइट। और इसके अलावा आप इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हम इसे लॉन्ग रन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी जब इसका IPO आया था तो हम लोग IPO में क्या करते हैं? हम लोग GMP देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। ग्रे मार्केट प्राइस जो रहता है, ये कितना % ऊपर है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ था? GMP जो था वो कुछ भी नहीं था, मतलब 7 रुपये के बोल सकते हैं कि प्रीमियम पे अवेलेबल था, ओके। जब मैंने देखा था तो ये 7 रुपये के ही प्रीमियम पे अवेलेबल था, तो इसीलिए इसमें कुछ इंटरेस्ट बनने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। और आपने देखा ही है कि चार्ट में ये उसके बाद लिस्ट होने के बाद गिरा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वीक बना हुआ है, लेकिन इसके रिजल्ट्स वगैरह जो हैं, प्रॉफिट रिजल्ट, सेल्स रिजल्ट, ये जो है अच्छे देखने को मिलते हैं, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। मार्केट कैप भी बहुत कम है, तो एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें पीयर कंपनी अगर चेक करेंगे तो मार्केट कैप कितना है? 30,000 करोड़ गुजरात गैस। तो ये तो इसके फील्ड में ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियंट कैश का मेन काम ये है कि ये कैश मैनेजमेंट करती है, जैसा इसके नाम में ही है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स वगैरह के लिए जो है कैश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ओके। तो समझ में आ गया इसका काम क्या है? ये कैश कैरी वगैरह करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, बस यही इसका काम है। तो इसमें अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 1000 करोड़ के आसपास का है, तो और अगर ROC देखेंगे, ROE देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। डेट देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, इसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है ये कंपनी, तो अगर डिविडेंड के नाम पे भी आप इसे रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। और इंडस्ट्री PE से जो है अभी इसका PE बहुत बहुत कम है, तो कम PE वाले जो स्टॉक्स ढूंढते हैं जो लोग, उनके लिए भी ये स्टॉक मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा होगा। प्योर ट्रस्ट की स्कोर देखेंगे ना, बहुत अच्छा है, 1 to 9 ये रहता है और इसको 8 मिला हुआ है, मतलब इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हमने अभी चेक किया, इसके जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका प्योर ट्रस्ट की स्कोर भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आ जाते हैं इसके PE रेशियो में। तो इसका PE रेशियो क्या बोल रहा है कि इसके EPS के जो पहाड़ हैं वो बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन गिरे हुए भी नहीं है। अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही है, मीडियन इसका यहाँ पर है और उसके नीचे आपको इसका PE देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो, अगर कोई बहुत टाइम तक मार्केट में रही हुई कंपनी है तो उसके EPS PE वगैरह देख के हम लोग अच्छे से मालूम चल जाता है कि क्या करना है। इसमें बहुत खास कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन अगर इन शॉर्ट भी देखें तो ये हमको बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही स्टॉक है, सही टाइम है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का शायद मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी क्या है, ख़राब है, ठीक है। और बैलेंस शीट चेक करेंगे तो इसमें रिज़र्व जो है बढ़ रहे हैं, बोरोइंग स्टेबल है, फिक्स्ड एसेट कम हुआ है थोड़ा सा, तो फिक्स्ड एसेट खाली एक नेगेटिव पॉइंट है। कैश फ्लो अगर चेक करेंगे तो बहुत अच्छा हुआ है ओवरऑल भी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी, तो ये अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स का अगर डेटा चेक करेंगे तो प्रोमोटर ने कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है, FII ने 1% के आसपास या आधा % बोल सकते हैं कम किया है, DII ने थोड़ा सा उतना ही कुछ बोल सकते हैं 0.2% के आसपास बढ़ाया है, और पब्लिक ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी दिखा के रखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है बिगनर्स के लिए भी ये स्टॉक अच्छा रहेगा, क्योंकि FII और DII का अगर ओवरऑल देखेंगे
तो पब्लिक से ज़्यादा है। इनफैक्ट DIA अकेले ही पब्लिक से ज़्यादा स्टेक जो है होल्ड करके चल रही है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी DII और FII दोनों का स्टेक मिला के अगर पब्लिक से ज़्यादा है तो वो बिगनर के लिए ठीक होता है स्टॉक, ठीक है, रिस्की कम होता है। तो ये ठीक लग रहा है मुझे। अब देखिए, आप दोनों तो इसे होल्ड कर रहे हो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसे होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें थोड़ा सा। और मैं अगर इसे लेता, इस महीने अगर लेता, तो मैं 87.5 के नीचे लेता। ओके, अगर इसके नीचे ये जाता या एटलीस्ट यहाँ तक भी आता तो मैं शायद यहाँ पे प्लान कर सकता था इसमें थोड़ा बहुत स्टेक लेने का। लेकिन जिस लेवल पे आपके पास ये स्टॉक है वो अच्छा लेवल है, ठीक है। 90 रुपीज़ के आसपास में अगर आपके पास है ये तो अच्छा है फिलहाल के लिए। अभी इसमें टेक्निकल डेटा में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी इसमें एक जैसे ये सपोर्ट लग रहा है देखने में, क्योंकि यहीं पे स्टॉक आता है बार बार। अब ये छोटे मोटे विक्स बनते हैं इसमें, लेकिन विक्स को हम लोग कंसिडर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो फिर तो 87.5 ही इसका क्या है, बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ले सकता था, लेकिन अगर सितंबर में देखें तो सितंबर में मुझे इसमें 80 रुपीज़ के आसपास में इंटरेस्ट था कि अगर ये 80 रुपये तक आता किसी भी तरह से तो मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो पाता था। और 80 रुपये का चांस अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर इसका जैसे रिज़ल्ट थोड़ा बहुत ख़राब है तो उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत ये गिरता है, जैसे मार्केट में प्रेशर भी है, तो अगर ये गिरता है और 87.5 के आसपास में अगर इसमें पॉजिटिविटी दिखती है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। और अगर इसके भी नीचे ये जाने लगता है फिर अगला लेवल मेरा 80 या 81 रुपीज़ के आसपास का होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मंथ में देखते हैं कौन से लेवल्स बनते हैं। नेक्स्ट मंथ में अगर आप एक बार दोबारा रिमाइंड कर दोगे तो मैं टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब कमेंट्स में आपको मैं रिप्लाई 100% कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, 3 स्टॉक्स यही थे जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टेलीग्राम में या फिर किसी भी वीडियो में, जो हमारा वीडियो है, किसी भी वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए और मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।